Hello students, here our next lecture of class 7 subject science and chapter nutrition in animals. Okay, जानवरों में या जंतुओं में पोषण. ओके, हम जंतुओं में पोषण की बात कर रहे थे. तो आज हमने थोड़ा फूड पाइप और इसोफेगस के बारे में जान लिया था. दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं इसे. तो ओके, हमने एक एक्टिविटी करी थी, कैसे हम अपनी टंग में अलग अलग जो टेस्ट है उसे हम पहचानते हैं, कैसे हमारी टंग अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट प्रोवाइड करती है. सोर है, बिटर है, सॉल्टी है एंड स्वीट है. ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे हमारा टंग पहचानता है, कौन कौन सी जगह होता है, ये हमने पढ़ लिया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फूड पाइप. ठीक है, तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है फूड पाइप का, जो कि हमारे स्टमक से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, स्टमक की वॉल से जुड़ा हुआ है ना फूड पाइप, ये पूरा. इसे क्या कहा जाता है? ईसोफेगस. ठीक है, फूड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ईसोफेगस. OESOPHAGUS, इसे ईसोफेगस कहा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो द सॉलिड फूड, जो भी हमने खाना चबाया था, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि मुंह में जो हमने बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में जो हमने खाना चबाया था वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है. अब हम उसे क्या करते हैं? निगलते हैं ना. तो सॉलिड मीन्स निगलना. The solid food pass into the food pipe और esophagus. तो look at figure 2.2. तो जो ये फिगर है, जो ये खाना है, वो धीरे 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 इससे पास होना स्टार्ट कर देता है. किससे? फूड पाइप से. तो द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक. नेक से लेके कहाँ तक होता है? नेक और चेस्ट से नीचे की तरफ ये जाता है. हमारा फूड पाइप उससे जुड़ा हुआ रहता है. फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप. फूड क्या होता है? जो मोमेंट होता है हमारे फूड पाइप में, एक मोमेंट, कुछ इस तरीके का मोमेंट हमारा फूड पाइप करता है. ठीक है, ऐसे इधर भी इधर भी इधर भी, जैसे मथनी होती है ना, वैसे ये काम करता है. तो ये धीरे धीरे खाना क्या हो जाता है? नीचे की तरफ भेजा जाता है. ठीक है, नीचे की तरफ मूवमेंट, हमारा जो फूड है, जो फूड के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. तो actually होता क्या है इस टाइम पे? जो मोमेंट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है. ठीक है, एक्चुअली दिस मोमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये मोमेंट हो रहा होता है और खाने को नीचे की तरफ पुश किया जाता है. ठीक है, फिगर 2.7 में आपको दिखाया गया है. देखिए कैसे फिगर 2.7 में ये प्रोसेस होती है, या फिगर 2.7 में आपको ये शो किया गया है. ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस होती है. धीरे धीरे फूड के पार्टिकल्स नीचे जाते हैं और स्टमक तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, नाउ at times the food is not accepted by our stomach. तो वो टाइम जब हमारा स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम क्या कर देते हैं? वोमिट. वोमिट मीन्स उल्टी. वी वोमिटेड आउट. तो हम क्या कर देते हैं? वोमिट कर देते हैं. तो रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू vomited after eating and think of the reason for it. तो रिकॉल कीजिए, कभी आपने कोई चीज़ खाई और उसके बाद आपने जल्दी से उसे वॉमिट कर दिया. आपकी वो इसलिए किया क्योंकि आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया या आपके एलिमेंट्री कैनाल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. तो इसे डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ. बोल रहे हैं तो यही होता है अपोजिट डायरेक्शन में. अब नीचे से ऊपर की तरफ वो आएगा, वो वोमिटेड पार्ट या वो फूड पार्टिकल आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपके बकल कैविटी या ओरल मुंह के थ्रू वो क्या हो जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा. और क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या हुआ? आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टमक. हम स्टमक के बारे में, यानी कि हम अपने पेट के बारे में जानेंगे. पेट का क्या रोल है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन में, वो हम पढ़ेंगे. द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. थिक वॉल इसमें प्रेजेंट रहती है, मोटी मोटी सी वॉल प्रेजेंट रहती है. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैट यू और नॉर्मली जे शेप का ये नजर आता है. ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये यू की तरह दिखाई देगा. अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो यू लग रहा है ना, और अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको जे की तरह नजर आता है. ठीक है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर की तरह जे की तरह ये नजर आता है. ठीक है, तो यू एंड इट इज द
इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट होता है, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट जो है ये स्टमक हमारा होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। फूड पाइप से जो खाना आता है वो सीधे स्टमक में पहुंचता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और जैसे ही खाना आएगा, फूड पाइप से जो खाना आएगा स्टमक उसे रिसीव करेगा, और एक साइड तो स्टमक उसे रिसीव करेगा और दूसरी साइड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, दूसरी साइड वो ओपन हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुल जाती है थोड़ी सी। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। तो अंदर की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है वो एक म्यूकस को सीक्रेट करती है। सीक्रेट मीन्स स्रावित करती है, ठीक है, रिलीज करती है। और एक म्यूकस होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है एंड डाइजेस्टिव जूस को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप बोलेंगे ये तो एसिड है, हमारे पेट को जला देना चाहिए था, तो नहीं जलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है बहुत थोड़े से अमाउंट में रिलीज होता है, और ये क्या करता है, और जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ है वो क्या करता है, जर्म्स को मारने के काम आता है, ठीक है, जर्म्स को किल करता है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि ऐसे केस हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैमेज कर रहा है, तो उस टाइम पे जो म्यूकस होता है वो रिलीज होता है और वो बचा देता है, ठीक है, वो नहीं खराब होने देता है स्टमक को, या नहीं हार्म होने देता है। The acid kills many bacteria that enter along with the food। तो फूड पार्टिकल्स के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी खाने में जाते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं। तो इस HCl का काम होता है, HCl क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। एंड मेक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक। तो जब भी हमें डाइजेशन की जरूरत होती है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक बनाने की जरूरत होती है। स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाने की जरूरत पड़ती है एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। तो तभी जाके ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे काम कर पाते हैं जब मीडियम एसिडिक होगा। और जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो डाइजेस्टिव जूस, तीन चीज रिलीज होती है ना, म्यूकस रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या करता है, जो जर्म्स आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं उन्हें मारता है, और म्यूकस का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो नेगेटिव इफेक्ट है उससे बचाने का काम म्यूकस का होता है। और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, और जब मीडियम एसिडिक हो जाएगा तो डाइजेस्टिव जूस का काम है कि जो प्रोटीन मिला हुआ है, जो प्रोटीन खाने में, जो भी हमने प्रोटीन खाया है, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत बड़ा सब्सटेंस होता है ना, तो उतना बड़ा पार्ट तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो इनका ये काम होता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे हमें, इससे पहले कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, हमें यहाँ पे को कुछ दे रखा है, देखिए। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। तो एक जो स्टमक का काम करने का जो तरीका था उसके बारे में जब पता चला, उसकी जब डिस्कवरी हुई कि हमारा पेट कैसे काम करता है, वो एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट हम कह सकते हैं, इंसिडेंट वो था। इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। तो 1822 में एक आदमी था, उसको शॉटगन लग गई थी, वो बहुत बुरे तरीके से हिट हो गया था, उसकी बॉडी को, मार्टिन की बॉडी को बहुत बुरे तरीके से उस शॉटगन ने हिट कर दिया था, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे उसे हिट कर दिया था, उसका स्टमक वाला पार्ट देखिए, डॉटेड लाइन से स्टमक बनाया है ना, तो इस वाली जगह पे उसके बहुत बुरी तरीके से हिट कर दिया था। तो द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। तो जो बुलेट थी, जो शॉटगन थी, उसने क्या कर दिया, बहुत सीरियस डैमेज उसके चेस्ट वॉल पे कर दिया था, और स्टमक में एक होल उसकी वजह से पैदा हो गया था, ठीक है, एक होल बन गया था। He was brought to an American आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, ठीक है। तो विलियम ब्यूमॉन्ट नाम के एक डॉक्टर थे, आर्मी में वो डॉक्टर थे, उनके पास उन्हें लाया गया, ठीक है। उस मार्टिन नाम के इंसान को, जिसको गोली लगी थी, उसे डॉक्टर के पास लाया गया, ठीक है। कौन, विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट हिज बैंडेजेस। तो डॉक्टर ने क्या किया ना,
डॉक्टर ने बचा तो लिया, उसको अभी कोई नुकसान नहीं होने वाला था, डॉक्टर ने मार्टिन को बचा लिया, लेकिन उन्होंने उसके पेट में जो होल था उसे पूरी तरीके से बंद नहीं किया, उसमें सिर्फ बैंडेज लगा के बंद कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर ऐसा होता तो वो स्टिचेस लगाते और उसे बंद कर देते ना, उन्होंने कंप्लीट प्रॉपरली बंद नहीं किया। उसके पीछे उनकी एक सोच थी, उन्होंने कुछ सोचा था। ठीक है, द डॉक्टर नाउ हियर ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट opportunity to see the inside of the stomach through the hole। ब्यूमॉन्ट ने सोचा, यानी कि जो डॉक्टर थे उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अभी एक अवसर है। अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, तो बहुत बड़ा अवसर है कि मैं देख सकता हूँ इस होल से, इस मार्टिन की बॉडी में जो होल है, जो छेद हो गया है, उस छेद से मैं पूरे पेट को देख सकता हूँ, पूरे पेट में जो जो प्रोसेस हो रही है मैं उसको देख सकता हूँ। तो एक अवसर उसने लिया। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और इसके बदौलत, यानी कि मार्टिन को गोली लगने की बदौलत, ब्यूमॉन्ट नाम के जो डॉक्टर थे उनके दिमाग में ये आइडिया आने की बदौलत एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे को मिला। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। उन्होंने देखा, ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। तो उन्होंने देखा कि जो ब्यूमॉन्ट ने देखा कि स्टमक क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं, जब भी फूड के पार्टिकल पेट में जाते हैं तो वो जो खाना है वो एक मंथन टाइप का करता है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे क्या कर रहा होता है, खाने को कुचल रहा होता है या मंथन खाने का कर रहा होता है। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड। उन्होंने देखा कि जो स्टमक की वॉल है एक फ्लूइड को सीक्रेट कर रही है, कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल रिलीज कर रही है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो शायद डाइजेस्ट कर रहा है फूड को या आगे जाके फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, he also observed that the end of the stomach ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने एक चीज और देखी, उन्होंने कहा कि अरे स्टमक का जो लास्ट लाइनिंग है वो तो इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, इंटेस्टाइन में खुल जा रहा है, यानी कि उसके बाद जैसे स्टमक खत्म हो रहा है वैसे इंटेस्टाइन शुरू हो जा रहा है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। तो बोला ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही स्टमक की जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुल जा रहा है स्टमक से जो लगा हुआ है, लेकिन कब, सिर्फ तब जब स्टमक में डाइजेशन पूरा हो रहा है, यानी कि स्टमक का काम जब पूरा हो जा रहा है डाइजेशन का, तो उसके बाद जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो जा रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, जहाँ से हमें डाइजेशन के बारे में पता चला, जहाँ से हमें पता चला कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, एक इंसान जिसे कि गोली लग गई थी मार्टिन, और दूसरे जो डॉक्टर थे ब्यूमॉन्ट, जो कि आर्मी में डॉक्टर थे, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया, उनकी बदौलत हमें ये पता लग पाया। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। इंटेस्टाइन मीन्स आंतें। ठीक है, दो आंत होती है ना, बड़ी आंत और छोटी आंत हम उसे कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत कॉइल्ड रहती है। देखिए ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए कैसे कॉइल्ड है ना, पूरी कॉइल फॉर्म में है, और ये पता है कॉइल फॉर्म में है, छोटी तो दिखाई दे रही है लेकिन 7.5 मीटर लंबी ये होती है, बड़ी ये होती है। कैन यू इमेजिन कि 7.5 मीटर कितना बड़ा होता है। सोचिए 7.1 मीटर, आपने किसी कुछ देखा होगा, कोई चीज़ होगी जो आपके आसपास 1 मीटर आपने सुना होगा अपने मदर से, फादर से या अपने एल्डर से कि ये तो 1 मीटर है। अब उसका सोचिए 7.5 मीटर, कितनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होती होगी। उसके बाद भी हम उसे स्मॉल कहते हैं, कितना स्ट्रेंज है ना, इतनी बड़ी होने के बाद भी हम उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, और जो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन है वो इतनी छोटी होने के बाद भी हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर आप सोचिए, तब तक हम आगे पढ़ते हैं और मैं आपको फिर बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, स्मॉल को बड़ी होने के बावजूद भी स्मॉल कहा जाता है, और जबकि छोटी होने के बावजूद उसे लार्ज कहा जाता है इंटेस्टाइन को। ऐसा क्यों होता है ना, तो अभी मैं आपको बताऊंगी। तब तक अब मैं तभी आपको बताऊंगी जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर पुट करनी है जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने बुक ओपन की है तो जहाँ पे मैं पहुंची हूँ वहाँ पे अपनी फिंगर पुट कीजिए। ठीक है,
इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लीवर और पैनक्रियाज से जो सीक्रेशन होता है, जो भी सीक्रेट करता है, जो भी जूसेस सीक्रेट करते हैं लीवर और पैनक्रियाज, उसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, जबकि इसकी वॉल, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ जूसेस को सीक्रेट करती है। अपना जूस तो सीक्रेट करती है, साथ ही साथ पैनक्रियाज और लीवर से आने वाले जूस का सीक्रेशन भी ये एक्सेप्ट करती है। ओके, द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। तो लीवर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो कहाँ प्रेजेंट रहता है लीवर? लीवर प्रेजेंट रहता है एब्डोमेन यानी कि जो स्टमक वाला जो हमारा रीजन होता है ना, अपर पार्ट जो होता है उसके राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आपके राइट हैंड साइड में आपका लीवर प्रेजेंट है अपर एब्डोमेन रीजन में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द इन द बॉडी इज लीवर। ओके, तो लीवर क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। तो ये कौन सा जूस सीक्रेट करती है? बाइल जूस। ओके, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब ये बाइल जूस कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ स्टोर करता है? लीवर। तो इसको करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर आपने नेम सुना होगा, पित्त की थैली नेम सुना है ना, कभी कभी किसी एल्डर ने घर पे बोला होगा पित्त की थैली। तो गॉल ब्लैडर में जो होता है यानी कि पित्त की थैली में जो बाइल जूस होता है उसे स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, फिगर 2.2 में हम इसको देख सकते हैं इजीली। देखिए ये हमारा है गॉल ब्लैडर, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, और यहाँ पे लीवर है। लीवर जो भी अपना सीक्रेशन करेगा वो इस गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रख देता है। ठीक है, बाइल जूस को यहाँ पे सीक्रेट करता है। ओके, नाउ द बाइल प्लेस। अब जो भी चीज सीक्रेट होगी या हमारी बॉडी में जो भी चीज है ना, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर है। वो इसीलिए बॉडी में है क्योंकि उसका रोल इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका कुछ ना कुछ काम है, इसलिए वो बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नाउ ये बोल रहा है कि द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस था उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया ना, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा। अब आपको यही लर्न करना है बेटा, डाइजेस्टिव जूस जो था, जो स्टमक से रिलीज हुआ था, उसने प्रोटीन को छोटे पार्ट में तोड़ा, प्रोटीन को डाइजेस्ट होने लायक बनाया। और जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है कौन? बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड से, और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। ठीक है, और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ओके, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो पैनक्रियास एक और ग्लैंड आई हमारे पास जो कि क्रीम या व्हाइटिश कलर की होती है, जो कि स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट रहती है। दोबारा से अपने चैप्टर में आइए, अपने डायग्राम में आए, तो ये क्या बोल रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? पैनक्रियास की। देखिए यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट है स्टमक के ठीक नीचे। ठीक है, पैनक्रियास प्रेजेंट है, ये क्रीम कलर की होती है। व्हाइटिश कलर जो होता है ना, क्रीम आपने देखी है ना, तो क्रीम कलर का ये होता है। ठीक है, कौन? पैनक्रियास। तो अब देखते हैं ये पैनक्रियास क्या करता है। तो द पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करता है। द पैनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो पैनक्रिएटिक जूस का काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उन पे एक्ट करता है, उन पे अटैक करता है, फैट पे अटैक करता है और प्रोटीन पे अटैक करता है। अब देखो डाइजेस्टिव जूस ने प्रोटीन पे अटैक किया, इसने थोड़ा सा उसे सिंपलर पार्ट में तोड़ दिया। उसके बाद बाइल जूस आया, उसने फैट को तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ प्रोटीन और फैट के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो कि नहीं टूट पाए, तो उनके लिए कौन आता है? इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस कहता है कि अच्छा ठीक है, आप ऊपर वालों से नहीं हुए तो मैं आपको खत्म करूंगा, या सॉरी मैं आपको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूंगा। तो ये किस किसको कर देता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, तीनों को छोटे छोटे फॉर्म में ये चेंज कर देता है। ठीक है, अब क्या हुआ? अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है।
ठीक है, अभी भी डाइजेशन होना बचा हुआ है। तो द पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली मीन्स थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हुआ है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में पहुंचता है, where the intestinal juice completes the digestion। अब यहाँ पे को भी एक और जूस प्रेजेंट रहता है, कितने सारे जूस प्रेजेंट है ना हमारी बॉडी में, तो अब यहाँ पे को इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनियल जूस प्रेजेंट है, ये करता है यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स जो भी है, इन सब को कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। कौन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि हमारे खाने का या हम जो भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं, हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, उनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, now the carbohydrates get broken into simple sugars such as glucose। ओके, कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में टूट जाता है अपने ग्लूकोज में। फैट किस में टूट जाता है, फैट इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड छोटा सा फॉर्म होता है उसका, एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दो पार्ट ये बनाते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एमिनो एसिड्स। ओके, तो ये इतना आया समझ में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने जो जो पढ़ा, कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, सिक्रेशन को रिसीव करती है लीवर से। फिर हमने लीवर का सिक्रेशन पढ़ा, पैनक्रियाज का सिक्रेशन पढ़ा, कौन कौन से जूस है हमने उसका पढ़ा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस का पढ़ा। तो अब यस, मुझे याद है मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होने के बाद भी उसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। तो उससे पहले हमने कुछ पढ़ना है। आई थिंक आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, और आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारों को तो आंसर आ भी गया होगा, है ना, सोच लिया होगा, कोई वहां तक पहुंच गए होंगे आंसर तक, है ना, कोई बच्चे तो नाउ एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो या हम ऐसा करें कि ये आंसर आप बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है जबकि वो बड़ी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है जबकि वो छोटी होती है। हाँ, तो हम कुछ ऐसे ही करते हैं। अगर यहाँ आपको आंसर नहीं मिलता है इसका चैप्टर में, तो हम ऐसा करेंगे, आप क्या करोगे, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, आपका होमवर्क होगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। अगर फिर आपको नहीं आएगा तो उसके बाद में आपको फिर हम डिस्कस करेंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में जानें, आप लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करें, और मैं देखना चाहती हूँ कितने सारे बच्चे एक्टिव हैं या कितने सारे बच्चे क्यूरियस हैं आंसर जानने के लिए। ओके, तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है ये सब छोटे छोटे पार्ट्स में तो टूट गया, अब एब्जॉर्ब कैसे होगा, ठीक है, कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि खाने का मतलब ये नहीं है कि स्टमक में पहुंचा। अच्छा, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि खाना जो डाइजेस्ट होता है वो स्टमक में ही रहता है और उसके बाद कहीं नहीं जाता, हमें ऐसे एनर्जी मिल जाती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी खाना खाते हैं ना बेटा, वो पूरा का पूरा खाना जैसे लिक्विड होता है ना, लिक्विड जैसे वाटर, वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। आप भले कितना ही सॉलिड पार्टिकल, कितना ही हार्ड पार्ट खाओ, आप रोटी खाते हो ना, तो कितनी हार्ड, नॉर्मली हार्ड होती है स्टमक के अकॉर्डिंग, तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है उसको। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे एक एक पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टमक तक ही पहुंचा और बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब क्या है, डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्ट हो गया, पूरा लिक्विड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो अब कहाँ जाता है ये, ब्लड वेसल में। यानी कि थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें यहाँ पे मिला कि अच्छा, जो लिक्विड बन जाता है वो लिक्विड कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, क्योंकि ब्लड भी तो लिक्विड फॉर्म में है ना, तो दो लिक्विड आपस में मिल जाएंगे। जैसे कि हम दो लिक्विड किस किस को मिला देते हैं, हम जूस और वाटर को मिलाते हैं ना, तो क्या है, वो लिक्विड ही तो रहता है ना, कोई सॉलिड थोड़ी बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे ब्लड में जो डाइजेस्टेड फूड है जो कि लिक्विड फॉर्म में आ गया है, उसे मिक्स कर दिया जाता है। अब जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें पास कर दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth। तो जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो अंदर की जो वॉल्स होती है ना, उसमें बहुत थाउजेंड्स, बहुत हजारों की संख्या में हमारी उंगलियों जैसे आउटग्रोथ होते हैं। ठीक है, उंगली जैसी दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाई।
ठीक है। और अगर सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो विलस, अगर सबको एक साथ बोलेंगे तो विलाई या विली उन्हें कहा जाता है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन, तो क्या आप गेस कर सकते हो फिर अब इन विलाई का क्या काम होता होगा, क्या इनका रोल है हमारे इंटेस्टाइन में। तो चलिए पढ़ते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, तो ये इस विलाई का कितना इंपॉर्टेंट काम है, देखिए ये फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए यानी कि डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क, एक विलस के पास हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, तो हर एक विलस के पास एक बहुत बड़ा जाल होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, थिन पतली और छोटी छोटी ब्लड वेसल का, जो कि इसके सरफेस के नजदीक ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ द विली या विलाई एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, तो ये क्या करते हैं, जो विलाई है उनका काम है कि वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसे जल्दी जल्दी एब्सॉर्ब करें। द एब्सॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विद द ब्लड, जितना भी एब्सॉर्बेड सब्सटेंस है, जितना भी एब्सॉर्ब किया हुआ पार्ट है फूड का, उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट करना मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, किसके थ्रू, द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन, ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स में, किसके, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में उन्हें भेज दिया जाता है, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो वहां क्या करते हैं ये, where they are used to build complex substance, तो इनका complex substance बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे बनाया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, एसिमिलेशन मीन्स की एनर्जी यहाँ से सेल को मिल जाती है, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो अब जो ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म बना था वो भी क्या हो जाता है, उसको भी तोड़ दिया जाता है, किसकी प्रेजेंस, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। जो सांस हम ले रहे हैं ना, सांस हम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन लीजिए, सांस लीजिए, लीना, तो हमने कौन सी गैस अंदर ले गए, ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में प्रेजेंट अब जो ग्लूकोज है यानी कि हमारे फूड का जो कंपोनेंट है ग्लूकोज, उसको भी और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में टूट जाता है। एंड उसके बाद एनर्जी रिलीज कर देता है, तभी तो खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती है ना हमें, इसीलिए आती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज कर देता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्ट, अब बात तो ये आई, कॉम्प्लिकेशन तो ये हो गया कि जितना भी खाना हम खाते हैं ना वो पूरा का पूरा कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी उसे एक्सेप्ट करती ही नहीं है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि वो फूड जो कि अनडाइजेस्टेड हो रह जाता है और वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, फिर सीधी सीधी बात है, डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे लेने वाली भी नहीं है, उसका क्या होता है, तो द food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine, वो कहाँ एंटर करती है, अब उसका काम होता है, उसको कौन जगह दे देता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन अपनी जगह दे देती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आती है और लार्ज इंटेस्टाइन बोलती है कि आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा क्यों करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए डायग्राम में हम देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर भी है और शॉर्टर भी है ना, यहाँ पे भी आपसे बोल दिया ना, लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर है, छोटी है लेकिन फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, वाइड भी है, चौड़ी भी है, देखिए उसके कंपैरिजन में चौड़ी है ना, वाइडर एंड शॉर्टर, ठीक है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए क्या कहा गया था बेटा, 7.5 मीटर लॉन्ग, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या कह दिया, 1.5 मीटर लॉन्ग। कितना डिफरेंस है ना दोनों में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लेंथ में, उसके बाद भी लार्ज और स्मॉल बोल रहे हैं, तो सोचो सोचो जल्दी से। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, इसका काम क्या है, ये क्या करता है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से कुछ सॉल्ट हो गया, कुछ वाटर हो गया, उसे ये एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी में ये अदर काम कर सके। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम, और जो बाकी का बचा हुआ वेस्ट
वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको अब नहीं, इस लार्ज इंटेस्टाइन को भी जरूरत नहीं है, जिसकी वो रेक्टम में चले जाता है और यहाँ पे को एक सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, द फीकल मैटर मीन्स एक्सक्रिएटरी वेस्ट, जो फिर एक्सक्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या अनडाइजेस्टेड फूड। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो जो ये फीकल मैटर होता है वो टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। और इजेशन मीन्स डिस्चार्ज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मीन्स मल त्याग करना। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया इनके बारे में। नाउ हेयर अच्छा चलिए, उससे पहले हम किसी एक और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले हम ये देखते हैं। हमने आज पढ़ा स्टमक के बारे में, हमने आज पढ़ा इसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा। तो इनमें कैसे काम होता है, कैसे डाइजेशन होता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं। हमें एक बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, डायरिया, DIARRHOEA, डायरिया के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं डायरिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समटाइम्स You may have experienced the need to pass watery stool frequently. कभी कभी आपको हुआ होगा या आपके पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका जो स्टूल है ना, आपका जो स्टूल है वो बहुत ही वाटरी यानी कि पानी की तरह वो निकला होगा। फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, डायरिया। ठीक है, जैसे कि हम लूज मोशन कहते हैं। ठीक है, लूज मोशन नॉर्मली। ठीक है, तो डायरिया हो गया। इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, ये हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो आपकी बॉडी में, या फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ हो, या आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, इनडाइजेशन की वजह से ये हुआ। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, ये बहुत कॉमन माना जाता है इंडिया में, या ये बहुत कॉमन है इंडिया में। क्या, ये जो डायरिया वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन वगैरह है, क्योंकि ना बिल्कुल प्रॉपर तो हम लोग कुछ करते ही नहीं है, प्रॉपर तो हम नहीं हाइजीन मेंटेन करते हैं ना, साफ सफाई रखते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है, तो अंडर सेवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। ठीक है, तो कुछ कंडीशन में ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैटल डिजीज़ें मानी जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर देती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, ये इसलिए डेंजरस से कभी कभी हो जाती है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है, बिल्कुल एनर्जी लॉस से कर देता है वो, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायरिया की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है और सॉल्ट का लॉस हो जाता है बॉडी से। तो इसीलिए जब आपको कभी अगर ये प्रॉब्लम हुई तो आपसे डॉक्टर ने कहा होगा ORS का घोल पीजिए या नमक पानी का घोल पीजिए। वो इसीलिए कहा क्योंकि इस प्रॉब्लम के टाइम पे सबसे ज़्यादा नमक यानी कि सॉल्ट और वाटर की कमी बॉडी में हो जाती है, तो ऊपर से इसको लेते रहने के लिए कहा जाता है। ठीक है, डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it। तो जब तक इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, डॉक्टर के पास जाने से पहले जो पेशेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली बिना डॉक्टर की एडवाइस के तो हम दवाई नहीं खाएंगे ना, तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है डॉक्टर तक जाने तक, तो तब तक हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को बॉयल करना चाहिए, उसे ठंडा करो या बॉयल पानी के साथ, और ठंडे पानी में क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट और शुगर डाल के उसे मिक्स कर देना चाहिए और उसके बाद उसे पी लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, ORS का घोल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर लॉस, रिहाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर गेन। तो ये वाटर को हमारी बॉडी में जो वाटर है उसे वो नॉर्मल रखता है, जिससे कि इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें मेडिसिन देंगे और फिर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है तो उसकी मेडिसिन हमें दी जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसके लिए, इससे बचने के लिए, डायरिया से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे आसपास क्या होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। दूसरा ये हमें अवॉइड करना चाहिए गंदी गंदी या ऐसे साफ सुथरी जगह में ही हमने खाना चाहिए, और हमने अवॉइड करना चाहिए कि गंदगी वाली जगह में हम ना खाएं, गंदगी वाली जगह में हम ना जाएं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है गंदगी वाली जगह खाने से ही होती है। नॉर्मली जो हम बाहर खाते हैं ना, ऐसे खड़े होके इधर उधर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं, मच्छर होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े नाली के आसपास होता है, फिर भी हम वहाँ पे खाते हैं, तो उस वहाँ पे जो गंदगी प्रेजेंट रहती है, जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उस खाने में अटैक करते हैं और वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे कि डायरिया हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी है कि हम क्या करें, प्रॉपर तरीके से खाएं या हाइजीन मेंटेन करके घर का साफ सुथरा खाना खाएं, ठीक है। तो आज हमने कितना पढ़ लिया, आज हमने ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है हमने ये पढ़ा। हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा भी हम पढ़ेंगे, ओके। फिर हम बुक फिलिंग करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स अपने करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फाइबर टू फैब्रिक्स, ओके। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। और यस, क्वेश्चन लर्न है ना, क्वेश्चन याद है ना आपको, क्या पूछा था, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होने के बावजूद भी स्मॉल से क्यों कहा जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन को छोटी होने के बावजूद भी लार्ज क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप ढूंढिए इसका आंसर, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा बेटा, आपको गूगल वगैरह नहीं करना है, ठीक है। आपने खुद सोचना है, आपको जो आ रहा है आपको वो बताना है, आपने इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी है। आप बस सोचिए कि ऐसा क्यों कहा होगा, और बातों बातों में मैंने आपको बता भी दिया है, मैंने डायग्राम आपको दिखाया, वो ऐसा है, इस कॉइल्ड फॉर्म में है, ये है, तो आपको वहीं से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने रिवाइज करना है हमने जो पढ़ा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। और दूसरा एमीबा, एमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल उसकी बॉडी में, हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स है ना, लेकिन एमीबा की बॉडी में एक ही सेल है, वो एक ही सेल से सब कुछ करता है, एक ही सेल से सांस लेता है, एक ही सेल से रेस्पिरेशन करता है, एक ही सेल से डाइजेशन करता है, सब कुछ उसका एक ही सेल से होता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।